हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। दोस्तों, हमारा चल रहा था श्वसन पिछले टर्न पर, और श्वसन में हमने ग्लाइकोलिसिस को देखा। ग्लाइकोलिसिस वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में एक कॉमन पथ होता है, दोनों में ही पाया जाता है। इसलिए हम ग्लाइकोलिसिस के आधार पे तो ये नहीं कह सकते कि इस खाद्य पदार्थ का जो है ना ऑक्सीकरण वायवीय होगा या अवायवीय होगा। फिर हमने उससे जो पायरुविक अम्ल बना था उसको लेकर गए थे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका एसिटिलीकरण किया था, और उस एसिटिलीकरण के कार्यक्रम के फलस्वरूप हमें मिला था एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है, तो ये वायवीय ऑक्सीकरण की हमें बात करनी है। आपके पास था ये ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का अपघटन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, और ग्लूकोज का के विघटन से आपके पास 3 कार्बन वाला, ये 6 कार्बन वाला यौगिक था, आपके पास 3 कार्बन वाला यौगिक बना, नाम था पायरुविक अम्ल। ठीक है, इस पायरुविक अम्ल को का फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पे। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये पूर्णतः CO2 और H2O में विभक्त होकर अधिकतम ऊर्जा देगा, और यदि अनुपस्थित है तो ये लैक्टिक अम्ल, एथिल अल्कोहल जैसे पदार्थ बनाएगा और बेहद कम ऊर्जा देगा। हमने श्वसनी पथ का ऑक्सी श्वसनी पथ का कार्यक्रम कल शुरू कर लिया था, तो इसके बाद इसको हम लेकर गए थे माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसने क्या किया था, इसका अपघटन हुआ और ये 2 कार्बन वाले यौगिक में बदल गया था, और इसका नाम था एसिटिल कोएंजाइम A। ये एसिटिल कोएंजाइम A में बदलता है। इस प्रक्रम को हमने लिंक रिएक्शन भी नाम दिया था, याद हो तो आपको। आप या तो इसको लिंक रिएक्शन कह दो, या इसको पायरुविक अम्ल का एसिटिलीकरण कह देते हैं, एसिटिलीकरण कह दिया जाता है। अब दोस्तों, अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इस एसिटिल कोएंजाइम A का जब निर्माण होता है तो एक अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है, इसलिए ये 3 कार्बन वाला यौगिक 2 कार्बन वाले यौगिक में बदल जाता है। अब ये 2 कार्बन वाला यौगिक जो है वो क्रेब चक्र के द्वारा विघटित होता है, और ये कार्यक्रम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो अगला स्टेप आता है हमारे पास क्रेब चक्र। ठीक है, तो बात करते हैं अपन क्रेब चक्र की। क्रेब चक्र देखिए, इसकी खोज हैंस क्रेब ने कबूतर की मांसपेशियों में की थी। ठीक है, तो खोजा किसके द्वारा गया था, हैंस क्रेब द्वारा कबूतर की मांसपेशियों में खोजा गया, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्रेब चक्र। इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद जो बनता है वो सिट्रिक अम्ल बनता है। तो प्रथम उत्पाद क्या होता है इसका, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी रख दिया हमने यहां पर, और वो है सिट्रिक अम्ल चक्र। ठीक है, अब सिट्रिक अम्ल के पास 3 COOH होते हैं। इस COOH को आप लोग क्या नाम दे देते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 3 है तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक बोल देते हैं, इसलिए इसका अगला नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। इसलिए इसको शॉर्ट में बोल देते हैं अपन TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये 3 नाम हो गए, हैंस क्रेब के द्वारा खोजा गया कबूतर की मांसपेशियों में। इसका प्रथम उत्पाद जो है वो सिट्रिक अम्ल है, इसलिए इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं।
इसका सिट्रिक अम्ल एक ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है, मैट्रिक्स में संपन्न होता। अगला पॉइंट ये हो गया हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है, क्योंकि इससे संबंधित सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में स्थित होते हैं, एक को छोड़कर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ये चक्र होता किस तरीके से संपन्न है, जरा सी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो साइकिल बड़ा ही सिंपल सा, ये था आपके पास एसिटिल कोएंजाइम ए, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहले से उपस्थित होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 2 कार्बन वाला होता है, ये 4 कार्बन वाला होता है, ये दोनों मिलकर 6 कार्बन वाले एक यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसके अंदर एक अणु जल का काम आता है, ये लीजिएगा, और ये तीनों मिलकर एक अम्ल बनाते हैं जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। तो ये सिट्रिक अम्ल बन गया। इस क्रिया को संघनन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ से संघनित होकर सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, और इस क्रिया में एक अणु जल का प्रयुक्त होता है। अब ये सिट्रिक अम्ल जो होता है ना, इससे एक अणु जल का एक बार बाहर निकल जाता है, और आपके पास एक कंपाउंड बनता है सिस एकोनिटिक एसिड, और इसी के ऊपर एक अणु जल का पुनः जुड़ जाता है और बन जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। ये बन गया आइसोसिट्रिक अम्ल। इन दोनों अभिक्रियाओं में एक समान एंजाइम काम करता है। इसका जो एंजाइम है उसका नाम है सिट्रिक सिंथेटेज, और इसके एंजाइम का नाम है एकोनिटेज, और इसके एंजाइम का भी नाम है एकोनिटेज। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है आइसोसिट्रिक एसिड। इसका पहली बार ऑक्सीकरण होता है, और इसके ऑक्सीकरण के लिए एक एंजाइम आवश्यक होता है जिसका नाम है आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हाइड्रोजन ग्राही NAD होता है, और आपके पास इससे NADH2 का निर्माण हो जाता है। यहां पर आइसोसिट्रिक एसिड के ऑक्सीकरण से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनता है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बन जाता है। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज, और ये CO2 को बाहर निकाल देता है, जिससे क्या होता है, एक अम्ल बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसका नाम है कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसलिए याद करो अपन ने कल बात की थी, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है तो इसके पास क्या क्या होगा, TPP प्लस Mg+2 प्लस लिपोइक एसिड प्लस NAD प्लस कोएंजाइम A, ये इसके पास होते हैं। तो इसके साथ में एक कोएंजाइम A प्रवेश कर जाता है और आपके पास बन जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। और यहां जब एंजाइम कॉम्प्लेक्स कार्य करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हाइड्रोजन निकलती है, जिसे NAD ग्रहण करके NADH2 में बदल जाता है। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A ये सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है,
और इस अभिक्रिया में एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है थायोकाइनेज। ये क्या करता है, ऊर्जा विमुक्त करता है, जिसे जो जीडीपी के साथ में एक फास्फेट जोड़कर जीटीपी का निर्माण कर देती है, और ये जीटीपी वापस एक जीडीपी में बदल जाता है, अपना फास्फेट एडीपी को दे देता है और एटीपी बन जाता है। अब आता है नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहीं से निकलते हैं, तो इसलिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में और सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदल देता है, फ्यूमेरिक एसिड में बदल देता है। इस दौरान क्या होता है, जो हाइड्रोजन निकलती है वो FAD के द्वारा ग्रहण की जाती है और FADH2 का निर्माण होता है। अब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में बदल जाता है, और ये मैलिक एसिड में जब बदलता है तो एंजाइम की आवश्यकता होती है फ्यूमेरेज, और इसी के साथ एक अणु जल का इसके साथ जुड़ जाता है। मैलिक एसिड वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है, एंजाइम का नेम है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। और इस अवस्था में भी क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलती है जिसे NAD ग्रहण करके NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये लीजिएगा, इसे नाम दिया जाता है क्रैब चक्र। दोस्तों बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है, क्रैब चक्र। अब ये साइकिल बन गया, पहले हम लोगों ने साइकिल बनाई, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिटेल की, याद कैसे किया जाए। तो देखिएगा, ये 2 कार्बन वाला यौगिक है, C2 कंपाउंड है, और ये C2 कंपाउंड क्या करता है, 4 कार्बन वाले इस यौगिक के साथ क्रियाशील होता है। 4 और 2 कितने हो गए, 6 कार्बन वाला यौगिक बना आपके पास सिट्रिक एसिड, और इसमें एसिटिल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों की क्रिया के साथ साथ एक अणु जल का काम और आता है, तो इसका ये जल का अणु और बन गया सिट्रिक एसिड। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता है जिसका नाम है सिट्रिक सिंथेटेज, क्योंकि सिट्रिक अम्ल का निर्माण हो रहा है, इसलिए सिट्रिक सिंथेटेज। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, इस सिट्रिक अम्ल से एक अणु जल का बाहर निकलता है और एक अणु जल का वापस काम आता है। एंजाइम सेम है, पहले ये सिस में बदला और बाद में वापस आइसोसिट्रिक में बदला, तो इस क्रिया को समावयवीकरण कहते हैं। ये वाला कार्यक्रम कैसा है, समावयवीकरण। सिट्रिक अम्ल जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी श्रृंखला होती है, और आप जानते होंगे आइसो में बटी हुई श्रृंखला होती है, शाखी श्रृंखला होती है, तो इसको शाखी श्रृंखला में बांटना है। तो इस क्रिया में एकोनिटेज की उपस्थिति में एक बार जल बाहर निकला, एक बार जल अंदर वापस आ गया और आइसोसिट्रिक बन गया। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में जहां जहां हाइड्रोजन निकलती है दोस्तों, नाम याद रखना है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और आधारी पदार्थ साथ में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, सिट्रिक आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन निकलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में भी हाइड्रोजन ग्राही NAD होता है, इसलिए NAD ने इसको अपने साथ जोड़ा, NADH2 बना लिया, तो आइसोसिट्रिक अम्ल का ऑक्सीकरण हो गया और ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बन गया। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड पर डीकार्बोक्सिलेज की क्रिया होती है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, तो ये CO2 यहां से विमुक्त हो गई और आपके पास बन गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब दोस्तों ध्यान दो, इसके बाद 6 कार्बन है, इसके पास भी देखो हमने कोई कार्बन का लॉस नहीं किया है, इसके पास भी 6 कार्बन है, इसमें भी किसी कार्बन का लॉस नहीं हुआ है, तो ये भी 6 कार्बन है, पर यहां पे एक कार्बन कम हो गया तो ये 5 कार्बन वाला यौगिक हो गया। तो एकमात्र क्रैब चक्र का यौगिक है जो C5 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना आपको, 5 कार्बन वाला यौगिक बना अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। अब अगला देखिएगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों ने नाइट्रोजन उपापचय पढ़ा था, याद है ना आपको? तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अमोनियम आयन बनते हैं, याद होगा, और उन अमोनियम आयनों को अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ जोड़कर ग्लूटामिक अम्ल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है,
इसके साथ यदि एमिनो समूह जुड़ जाए तो ये ग्लूटामिक अम्ल में बदल जाता है, और ग्लूटामिक अम्ल जो है वो सॉरी ग्लूटामिक अम्ल जो है वो क्या होता है, एमिनो अम्ल है। तो ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन बनाने के काम आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनानी हो तो इस वे से आगे बढ़ा जा सकता है। फिर अगला देखो, इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है। पूरे ऑक्सीश्वसन में दो एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। एक तो आपने कल पढ़ा था एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण जब होता है तो पायरुविक डी हाइड्रोजिनेज की आवश्यकता होती है, उसे भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ आपको ये 3-4 चीजें मैंने बताई थी। टीपीपी पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन होते हैं, लिपोइक अम्ल होता है, कोएंजाइम ए होता है और एनएडी होता है। तो यहां पर क्या होगा, एनएडी तो हाइड्रोजन ग्राही की तरह काम करेगा, कोएंजाइम ए इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये बाकी के मध्यवर्ती बनाने के काम आते हैं। ये भी मैंने बताया था आपको कि टीपीपी की फुल फॉर्म होती है थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन जो होती है वो विटामिन बी होती है जो इसका सक्रिय कारक। तो बन गया आपके पास, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई एक। जहां जहां एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है वहां डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजिनेशन दोनों एक साथ होते हैं। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विमुक्त हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो एनएडी के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी और इसमें कोएंजाइम ए प्रवेश कर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब देखो इसके पास 5 कार्बन थे, एक कार्बन का और लॉस हो गया, कितने बचे, 4। तो यहां से आगे वाले सारे 4 कार्बन वाले। ठीक है, बाहर से आपके पास 2 कार्बन आए थे, याद करो ये 2 कार्बन, इसमें पहला कार्बन ये गया और दूसरा कार्बन ये गया, निकल गया। अब आपके पास 4 कार्बन वाला बचा, आपने ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल काम में लिया था, उसका पुनः निर्माण करना होगा। तो इस पद के द्वारा इसका ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का पुनः निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब चक्र में कितने स्थानों पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। तो दोस्तों कितनी जगह हो रही है, 1 और 2, केवल 2 जगह। टोटल ऑक्सीश्वसन में कितनी जगह कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है, 3 जगह, 2 तो ये रही और एक कल वाला याद करो, पायरुविक अम्ल को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदला था, तो 3 जगह होती है, यहां इसका निर्माण हुआ था तब। ठीक है, और क्रेब चक्र में 2 जगह होता है। 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने हैं, 1 अल्फा कीटोग्लूटेरिक। 6 वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4। 6 वाले कितने हैं, 4, और 4 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 4 वाले 5 हैं, 6 वाले 4 हैं, 5 वाला 1 है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में भाग लेता है ये। यदि ये यहां से निकलकर चला जाता है तो क्लोरोफिल का निर्माण करेगा। इसके अलावा लिग्निन के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अब आता है हमारे पास थायोकाइनेज की उपस्थिति में ये क्या करता है, एक जीडीपी को जीटीपी में बदल देता है और खुद किस में बदल जाता है, सक्सिनिक अम्ल में बदल जाता है। दोस्तों यदि बिना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के, आगे पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, बिना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के यदि एटीपी का निर्माण होता है तो उसे आधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं सबस्ट्रेट। दोनों नाम याद रखने हैं आपको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन
राइलेशन बोला जाता है इसे। ठीक है, ये वाला कार्यक्रम है, एकमात्र यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो रहा है। ठीक है, अब बना आपके पास सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल जो होता है इसका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है। जब मैं क्रेब चक्र की बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर इसके सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं एक को छोड़कर। वो एक एंजाइम जो है ना वो ये वाला है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में हाइड्रोजन ग्राही एफएडी होता है। तो सक्सिनिक अम्ल का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है और बाकी की ये सारी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। इस अभिक्रिया को छोड़ दिया जाए इतनी को, तो बाकी सारी क्रियाएं जो है वो कहां संपन्न होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में संपन्न होती है। याद रह जाएगा। अब देखिए, सक्सिनिक एसिड का सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और सक्सिनिक फ्यूमेरिक अम्ल बनता है। जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको एफएडी ग्रहण करके FADH2 बनाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन ग्राही एफएडी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में हाइड्रोजन ग्राही एफएडी होता है। अब दोस्तों एक बात आपको और याद रखनी है, ये वाला एंजाइम जो होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया का एक विशिष्ट एंजाइम होता है। ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है और किसी कोशिकांग में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया का की मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। की मार्कर एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, कुंजी छाप जिसको अपन बोलते हैं एंजाइम बोला जाता है। इसके आधार पे आप माइटोकॉन्ड्रिया की पहचान कर सकते हो। यदि पूरी कोशिका टूट फूट जाए, क्रश हो जाए, तो एक टुकड़े को आप एनालिसिस करो, यदि उसमें ये एंजाइम उपस्थित है तो मान के चलिएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, फ्यूमेरिक अम्ल कुछ नहीं करेगा, पानी पीकर आगे बढ़ जाएगा फ्यूमेरेज की उपस्थिति में। ठीक है, फ्यूमेरेज इसके ऊपर जल का एक अणु जोड़ेगा और मैलिक अम्ल बन जाएगा। मैलिक अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण होगा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में हाइड्रोजन निकलेगी और वो NAD ग्रहण करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन भी कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है। ये तो झिल्ली में हो रही थी, ये मैट्रिक्स में हो रही है। तो NAD से NADH2 बन जाएगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हो जाता है, पुनः निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्रेब्स साइकिल, बहुत ही सिंपल सा कार्यक्रम। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास इसका, कुछ नहीं बोल सकते मार्केट, कुछ नहीं बोल सकते, छोटे बड़े सब नहीं बोल सकते। हेलो, हाँ, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आया, इसको शॉर्ट में यदि हम लोग डिस्कस करना चाहें तो बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है। इसके लिए फार्मूला एक CCIO KSSFM एंड O। देखो ये हर एक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका नाम का पहला अक्षर है, तो इससे हमें किस चीज का पता चल जाएगा? मतलब है ना, ये कौन सा अम्ल है। जैसे सिट्रिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल, आइसोसिट्रिक, ऑक्जेलो सक्सिनिक, अल्फा कीटोग्लूटेरिक, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
दोस्तों ये रेखीय क्रम में CCIO के SSFMO ऐसे अपने को याद रखना है। इसके हर पद में कुछ न कुछ काम आता है, इसलिए आपको इतना बड़ा साइकिल याद करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि ये लाइन आपको याद हो जाती है तो सारे स्टेप्स काम आ जाते हैं। इसके हर पद में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा, या तो कोई पदार्थ जुड़ेगा या निकलेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये सिट्रिक अम्ल है और सिट्रिक अम्ल के निर्माण के दौरान H2O का उपयोग होता है। ठीक है, यहां से जल बाहर निकलता है तो सिस एकोनिटिक बनता है। यहां से जल वापस अंदर जाता है तो क्या बन जाता है, सिट्रिक एसिड से जल बाहर निकला, सिस एकोनिटिक एसिड बना, और सिस एकोनिटिक एसिड पे जल वापस जुड़ा, आइसोसिट्रिक बन गया। आइसोसिट्रिक पर से हाइड्रोजन निकलती है तो यहां से NaDH2 का निर्माण होता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है और NaDH2 भी बाहर निकलता है। ठीक है, यहां से GTP बाहर निकलती है, यहां से FADH2 का निर्माण होता है, याद होगा आपको। यहां पर जल का अणु काम आता है, ये लीजिए, और यहां पर NaDH2 का निर्माण होता है। देखो हर पद में कुछ न कुछ हो रहा है। अब अगला पॉइंट दोस्तों इसका यह है कि आपको एंजाइम के नाम याद नहीं रखने। एंजाइम में जहां जहां हाइड्रोजन निकल रही है वहां पे डीहाइड्रोजिनेज लिखो। तो यहां पर डीहाइड्रोजिनेज कौन सा, ये इसका नाम आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज हो गया ना। यहां पर अल्फा कीटोग्लूटेरिक डीहाइड्रोजिनेज हो गया, यहां पे सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज हो गया, और यहां पर मैलिक डीहाइड्रोजिनेज। बड़े सिंपल से, जहां जहां हाइड्रोजन निकल रही है वहां पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा दो तो एंजाइम का नाम याद हो गया। अब बच गए ये वाले, यहां पे सिट्रिक अम्ल का निर्माण हो रहा है तो सिट्रिक सिंथेटेज हो गया। दूसरी कंडीशन, यहां पर दोनों जगह कॉमन एंजाइम है, एकोनीटेज, ये नाम आपको थोड़ा सा याद रखना। यहां पे CO2 निकल रही है इसलिए डी कार्बोक्सिलेज, जहां पे CO2 निकले। और ये एंजाइम आपको याद रखना पड़ेगा, थायोकाइनेज। और यहां पे फ्यूमेरिक अम्ल है इसलिए सोचना ही नहीं, फ्यूमेरेज। येलो जी, सारे एंजाइम्स भी हो गए, सारे पद भी हो गए, शॉर्ट में लिखा भी गया, सारी बातें हो गई। जहां से सीधे सीधे ATP बन रहा है वो आधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण है, और वो ATP यहां से बन रहा है, तो एक ही पद में आपको आधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जहां तक नहीं निकली थी एक भी अणु, तब तक 6 वाले थे। जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई वहां पे एक 5, और अगली बार निकला बाकी 4, तो ये सारे C4 हैं, और ये C5 है, और ये C6 है। येलो जी, तो ये स्टेप आ गए आपके पास, कार्बन भी याद हो गए इसी के अंदर। तो ये एक सीधा सा पद है जिसमें क्रैब चक्र को हम रेखीय क्रम में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्रैब चक्र। बात पूरी हो गई, शायद समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। एक बार मैं इस साइकिल को थोड़ा सा आपके सामने समराइज करना चाहूं तो जरा सा देखिए क्या होता है। आपके पास सिट्रिक एसिड था, ये सिट्रिक एसिड था, इससे आपने आइसोसिट्रिक एसिड बना दिया, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। आइसोसिट्रिक से आपने ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बना दिया और NaDH2 यहां पर
इसका निर्माण हो गया। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और अल्फा कीटो बन गया। अल्फा कीटो से फिर आपके पास NaDH2 निकल गया और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गई। फिर आपके पास यहां पे बना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से GTP बना और सक्सिनिक एसिड बन गया। सक्सिनिक एसिड से FADH2 बन गया और यहां पे फ्यूमेरिक एसिड बन गया। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना और मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना तो फिर एक NaDH2 बन गया। ये था क्रैब चक्र। बात हमारी पूरी हुई इसकी। अब दूसरी बात देखो, एक बार ग्लाइकोलिसिस को भी देख के चलिए। ये आपके पास ग्लूकोज था, इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो आपके पास एक ATP का खर्चा हुआ था, माइनस में चला गया। जब ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदला था तो फिर आपके पास एक ATP का खर्चा हुआ था, याद है ना आपको? तो ये फिर एक ATP का खर्चा हो गया। फिर इसका विघटन हुआ और विघटन होने से आपके पास PgAl बना, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना और इस फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था, याद है ना? इससे क्या होगा, आपने पहली बार में ऑक्सीकरण किया था तो NaDH2 बना था। फिर आपके पास 1,3-DPGA बना था। इस 1,3-DPGA से आपको एक ATP मिला और 3PGA बना और इस 3PGA से ये 2PEP बना। बाकी के स्टेप में बीच में काम में नहीं ले रहा, जो ऊर्जा नहीं दे रहे थे, मैंने केवल ऊर्जा वाले स्टेप्स को काम में लिया है। PEP से पायरुविक एसिड बना और इस पायरुविक एसिड से का जब निर्माण हुआ था तो फिर एक ATP बना था। हुआ? देखिए, एक अणु PgAl का 2 ATP दे रहा है और इस फ्रक्टोज से 2 बने थे आपके पास क्या, PgAl के अणु, तो ये 2-2 अणु बन गए। ये लीजिए, तो आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बने और 2 का खर्चा हो गया और इस पायरुविक अम्ल को आपने जब एसिटिल कोएंजाइम A में बदला था तो फिर आपके पास NaDH2 बना था। हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT कि जब एक ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमें 36 ATP प्राप्त होते हैं। ये 36 ATP हैं कहां, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो ए 2 4 ATP, 2 का खर्चा हो गया, बची 2, केवल 2 ही तो बची। ये कहां से आएंगी, फिर माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो टोटल 4 ATP बने, 2 खर्च हो गए, 2 प्राप्त हो गए। ठीक है, उधर कोई ATP नहीं है, इधर आ जाओ। इधर आओगे तो ये GTP, एक क्रैब चक्र में एक GTP बनता, 2 क्रैब चक्र में 2 GTP बनेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए क्रैब चक्र को 2 बार होना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्ल अणु बनाता है। ये दोनों पायरुविक अम्ल के अणु 2 अणु का एसिटिल कोएंजाइम A के बनाते हैं और एक एसिटिल कोएंजाइम A का अणु एक क्रैब चक्र में प्रवेश करता है, तो 2 के लिए 2 क्रैब चक्र की आवश्यकता होती है। तो एक क्रैब चक्र में आपको एक GTP मिला, तो 2 में कितने मिले, 2, ये ATP के बराबर है। तो 2 ATP ये हो गए, 2 ATP ये हो गए 4, 2 ये हो गए 6 ATP बने 6, 2 का खर्चा हो गया, बच गए 4 ही ATP तो मिले, 36 कहां है? इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। दरअसल ये यौगिक जो होता है ना, ये वाला, ये 3 ATP देता है, लेकिन कब देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में जाएगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये FAD जो है ना इधर वाला, ये 2 ATP देगा, लेकिन कब, जब ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में प्रवेश करे तो हमें इनसे ऊर्जा प्राप्त करनी है। अब उसके लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। जहां तक मेरी बात है समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र? ठीक है,
तो हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं, पहले क्रेब चक्र की थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ईटीएस की बात कर लेंगे। तो क्रेब चक्र के लिए जहां पे आप बैठे हुए हो वहीं से लिखते हैं। क्रेब चक्र के दौरान एसिटिल को एंजाइम ए का वायवीय ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट कहता है एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के साथ संघनित होकर सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता। इसमें एक अणु जल का उपयोग होता है। अगला सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन युक्त ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला पॉइंट सिट्रिक अम्ल आइसोसिट्रिक में समावयवीकृत हो जाता। आइसोसिट्रिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल बनाता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन विमुक्त होती है जिसे NAD द्वारा ग्रहण किया जाता। अगला ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में बदल जाता। अगला पॉइंट
एल्फा कीटोग्लूटेरिक, यहां 5 कार्बन और लिख दो, 5 कार्बन युक्त, ऐसे कर दो इसको, एल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अमीनीकरण द्वारा ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण कर सकता है, जो एक एमिनो अम्ल है। एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक एसिड एक एंजाइम सम्मिश्र द्वारा ऑक्सीकृत होता है तथा वीक कार्बोक्सिलीकरण व विहाइड्रोजनीकरण द्वारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बदल जाता। दोस्तों, ये सारी बातें हमने बोल रखी हैं, केवल मैंने लिखी इसलिए है ताकि आप इसको लिख सकें, याद रह सके। इधर वाला मिटा लेता हूं। अगला पॉइंट देखिएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सेनिक अम्ल का निर्माण करता है। सक्सेनिक अम्ल का निर्माण करता तथा जीटीपी बनते हैं। अगला पॉइंट, यह अभिक्रिया आधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहलाती। सक्सेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण, सक्सेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में होता है तथा निर्मुक्त हाइड्रोजन एफएडी द्वारा ग्रहण की जाती। अगला पॉइंट, सक्सेनिक अम्ल फ्यूमेरिक
तथा बाद में जल योजन द्वारा मैलिक अम्ल का निर्माण करता, मैलिक अम्ल में बदल जाता। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ऑक्सीकृत होकर पुनः ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है तथा मुक्त हाइड्रोजन NAD द्वारा ग्रहण की जाती है। दोस्तों ये था आपका क्रैब साइकिल। बात हमारी क्रैब साइकिल की यहां आकर पूरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, ETS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। दरअसल कुछ बातें हैं हमें इंपॉर्टेंट सी याद रखनी है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल के गया था कि एक ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 ATP प्राप्त होते हैं, जबकि हमें प्रत्यक्ष रूप से तो केवल 6 ATP प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 खर्च हो जाते हैं और 4 बचते हैं हमारे पास। तो 36 कहां से आए? तो आपके पास NAD का ऑक्सीकरण करना है। सामान्य अवस्थाओं में NAD जो है वो इस अवस्था में मिलता है। जब ये अपने साथ हाइड्रोजन जोड़ लेता है तो ये NADH2 इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, ये एक NAD जो है सामान्य परिस्थितियों में हाइड्रोजन दाता का काम करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में चला जाए तो 3 ATP उत्पन्न करता है। तो वहां पे इसका ज्यादा अच्छा रोल है NAD का। ETS में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र में 3 ATP देगा आपको ही। अब दूसरा देखिएगा, दरअसल जब खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें हाइड्रोजन जहां जहां निकलते हैं वहां हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन NAD सामान्य अवस्थाओं में कोशिका द्रव में इस अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों आप ये भी बात जानते होंगे कि हाइड्रोजन के साथ में ये हाइड्रोजन भी धनात्मक आवेशित होता है। क्या धनात्मक आवेशित आयन धनात्मक आवेशित आयन के साथ जुड़ सकता है? कभी नहीं। तो इसलिए जब भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ये ऋणावेशित होते हैं, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो NAD प्लस से NAD में बदल जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ता है तो ये ऋणावेशित हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं इसके साथ में, और वहां से हाइड्रोजन भी निकलेंगी 2। जानते हो आप लोग, भोज्य पदार्थ का जब ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां जहां पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक साथ निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
ठीक है, तो प्रोटॉन भी इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ने से ये ऋणावेशित हो गया। अब पहला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी, और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये वाली कंडीशन आएगी। NaDH2 को रियल में तो ऐसे लिखा जाता है, हम लोग सीधा लिख देते हैं NaDH2, वास्तविक तरीका उसका लिखने का ये होता है। अब यदि आप इससे हाइड्रोजन हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो हटेंगे ना, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को डोनेट कर सकता है NAD, ऐसा ही FAD के साथ होता है। ठीक है, तो हमें इन इलेक्ट्रॉनों को लेके चलना है आगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, और इस तंत्र के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन एक चक्रीय पथ में गति करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो अपनी ऊर्जा को त्यागते हैं और उस ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में संचित कर लेते हैं। हमारी कोशिकाएं एटीपी के रूप में संचित कर लेती हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, बाद में इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इसमें लिखता है, पहला पॉइंट है यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस प्रक्रम द्वारा श्वसनाधार के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले NaDH2 व FADH2 का ऑक्सीकरण किया जाता तथा एटीपी का संश्लेषण होता। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे पास, ETS में 5 कॉम्प्लेक्स संकुल भाग लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स, हिंदी में बोलते हैं संकुल भाग लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NaDH2 होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में स्थित होता। इसको ऐसे लिखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नहीं तो आप वैसे कंफ्यूजन हो जाओगे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NaDH2 होता है, वो मैट्रिक्स में स्थित होता है। फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेकंड, FADH2 होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है। झिल्ली में पाया जाता। अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, साइटोक्रोम बी व साइटोक्रोम
साइटोक्रोम C1 होते हैं। और अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होते हैं। इसी के साथ लिखना, इसमें फेरस के साथ 2 कॉपर केंद्र भी पाए जाते हैं, कॉपर सेंटर पाए जाते हैं। इसे सम्मिलित रूप से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं। इसी के साथ एक लाइन जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी याद रखनी है आपको, यह है साइनाइड संवेदी होता है। संवेदी होता, साइनाइड दरअसल इसको क्या कर देता है, विकृत कर देता है, और इसी कारण जीव की डेथ हो जाती है साइनाइड की वजह से। तो ये साइनाइड संवेदी होता है। इसके बाद एक लाइन और, एक छोटी प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में सतही स्थिति में पाई जाती है, इसे साइटोक्रोम C कहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स थर्ड को कॉम्प्लेक्स फोर्थ से जोड़ती है। एक लाइन और, लास्ट एक लाइन है, यूबी क्यूनॉन जिसे कोएंजाइम Q कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट व सेकंड को कॉम्प्लेक्स थर्ड से जोड़ता। तो दोस्तों ये एक छोटी सी थ्योरी थी, हम इसको डिफाइन करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। दरअसल अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, केवल हमने थ्योरी लिखी है। तो आप ईटीएस के लिए पैनिक मत होना, इसे हम आगे चल के दोबारा डिस्कस करेंगे, दोबारा मतलब अगले लेक्चर के अंदर ये जो आपने जितनी थ्योरी लिखी है सारी आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो हमने केवल थ्योरी लिखी है क्योंकि हमारे पास टाइम इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कम है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसमें हम लोग इन चीज़ों को सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, अपन मिलेंगे कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।